जब कोई फॉरेन एंटीजन जैसा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म बॉडी के साथ इन कांटेक्ट होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो रेजिस्टेंस बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो किसी भी क्लिनिकल या इवन के सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाने के नतीजे के तौर पे भी सामने आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभार ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है जो एसिम्प्टोमेटिक होता है। कोई इन्फेक्शियस एजेंट, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर तो हो चुका होता है, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो अपने सिम्टम्स अभी शो नहीं कर रहा होता पूरे से। वो क्लिनिकल लेवल का इन्फेक्शन हो या वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो, एक्टिव इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है बॉडी के थ्रू। इसी तरह से कभी कभार कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं जिनका इंट्रोडक्शन बॉडी को दिया जाता है, जैसा कि इम्यूनाइजेशन की जाए। अगर कोई ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जिसको अगर लाइव एक्सपोजर है तो उसके लिए एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो लाइव इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन है। और सम टाइम ये होता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है या कोई एंटीजन है उसको किल करके बॉडी को एक्सपोज किया जाता है। उसकी रीज़न एक्चुअली ये होती है, जैसे हम डिफरेंट किस्म की वैक्सीन्स में भी देखते हैं कि जब हीट किल्ड हो सकता है कोई इन्फेक्शियस एजेंट या उसको किसी और तरीके से अफेक्ट कर दिया जाता है, जैसे ही बॉडी उसके साथ एक्सपोज होती है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन वो इन्फेक्शियस एजेंट इस काबिल नहीं होता कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके और डिज़ीज़ कॉज कर सके, तो इस तरह से बॉडी को एक प्रोटेक्शन देने का ये भी तरीका है। इसके अलावा कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक्सपोजर भी एक्टिव इम्यूनिटी को इलिसिट करता है। जैसा कि डिफरेंट तरह के टॉक्सिन्स हो सकते हैं, टॉक्साइड्स हो सकते हैं। हमें मालूम है कि जैसे अगर बैक्टीरिया आता है कोई, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एंडोटॉक्सिन है। अगर ऐसी कोई भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट से बॉडी एक्सपोज होती है तो उसके अगेंस्ट एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, जिसमें बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है उस फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट या उसकी किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। इन एग्ज़ाम्पल्स में आपने एक चीज़ देखी कि जो होस्ट है वो ख़ुद से इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो आके बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया, बॉडी का एक्सपोजर है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ या उसके किसी प्रोडक्ट के साथ, और उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, ख़ुद से एक्टिवली इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, तो अब होगा क्या कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका काम क्या है कि ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म से और उनके टॉक्सिन से। अब इसमें एंटीबॉडीज़ भी काम कर रही हैं, इसमें हेल्पर टी सेल भी काम कर रहा है। हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट किया जाता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म आता है। हम पहले भी तफसील से इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हेल्पर टी सेल अपनी एक्टिवेशन करते हैं और अल्टीमेटली वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को जाके अफेक्ट कर सकते हैं, और फिर यही हेल्पर टी सेल्स हैं जो कि अल्टीमेटली बी सेल्स को इंड्यूस करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। जब बी सेल्स प्लाज्मा सेल में डेवलप हो जाते हैं तो तब वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है, ये काफ़ी लंबे अरसे तक बॉडी ये रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो बॉडी का होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स बॉडी ख़ुद प्रोड्यूस कर रही है। एक्सपोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है या किसी फॉरेन एंटीजन से हो रहा है, और बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एक्टिवली अपना इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करते हुए उससे निजात पा रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉडी इस फॉर्म में देती है ये लॉन्ग टर्म होती है, ये बहुत अरसे तक बॉडी के अंदर मौजूद रहती है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी काबिल ज़िक्र है, और वो ये है कि इसका ऑनसेट कदरे स्लो होता है, इसलिए कि हमने कोई भी इम्यूनाइजेशन करने के लिए बनी बनाई चीज़ बॉडी को नहीं दी, हमने उसको एक्सपोजर दिया है। वो किसी अगर नेचुरली किसी पैथोजन से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी एक्सपोज हो रही है तो उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स दे रही है, या हो सकता है कि हम उसे हीट किल्ड करके या किसी भी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इम्यूनाइज़ करने के लिए देते हैं।
लेकिन जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो रेजिस्टेंस है, वो बॉडी ने प्रोड्यूस करनी है, वो होस्ट ने खुद से प्रोड्यूस करनी है। सो इसमें इट टेक्स लिटिल टाइम। ये इसका जो ऑनसेट है वो बहुत स्पीडी नहीं होता, बहुत प्रॉम्प्ट नहीं होता, ये कदरे स्लो है। स्पेशली उन केसेस में जब पहली दफ़ा बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सपोज हो रही होती है। जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, फर्स्ट टाइम कोई बॉडी किसी माइक्रोब के साथ जाके इंटरेक्ट की है, तो उस वक्त जो रिस्पॉन्स होता है उसका जो ऑनसेट है वो कदरे स्लो होगा। बट द गुड थिंग इज़ कि ये रेजिस्टेंस बहुत लॉन्ग टर्म होगी और काफ़ी अर्से तक बॉडी जो है उसके अंदर ये परसिस्ट करेगी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीन के तौर पे भी दी जाती है। उसमें क्या होता है कि पहले से, जैसे ये मैंने जिक्र किया कि अगर किल करके कोई ऑर्गेनिज्म हम दे देते हैं, तो कोई भी माइक्रोब है और उससे बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं, तो होगा क्या कि उस माइक्रोब के अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो चुका होगा कि वो जब पैथोजन आएगा तो उसको वो किल करने की कैपेसिटी रखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक हीट किल्ड या अटेनुएटेड किस्म का कोई भी माइक्रोब है जो कि आपने वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी को इंजेक्ट कर दिया, अब वो इस काबिल तो है कि जैसे ही बॉडी उसको देखे वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करे और उसके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स दे, अपने हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करे, एंटीबॉडीज़ बनाए। लेकिन अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने दिया था इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन, वो था क्या कि वो इस काबिल नहीं था कि वो बीमार कर पाता, क्योंकि उसे आपने किल किया हुआ है, इस तरह से किल किया है कि उसके अगेंस्ट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करे। लेकिन जो माइक्रोब आया वो पहले ही बीमार करने लायक नहीं था, डिजीज़ डेवलप नहीं कर सकता था, इन्फेक्शन नहीं कर सकता था। सो ऐसे केस में क्या होगा कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग हो गई। अब जब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओरिजिनल लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाद में आके बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बॉडी ऑलरेडी उसके अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर चुकी होगी कि वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको उसके इन्फेक्शन से सेव कर लेगी। सो इस तरह से हम वैक्सीनेशन के थ्रू भी किसी माइक्रोब के अगेंस्ट एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी के अंदर जो है वो इलिसिट करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी के केस में जो रेजिस्टेंस बॉडी की तरफ से आती है, उसमें एंटीबॉडीज़ होस्ट की अपनी बॉडी में फॉर्म नहीं होती, बल्कि होता क्या है इस केस में कि एंटीबॉडीज़ को प्री फॉर्म कर लिया जाता है, मतलब पहले से तैयार कर ली जाती हैं। और किस तरह से? किसी और होस्ट की बॉडी के अंदर। मतलब जैसे हमने एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर देखा कि जब एक्सपोजर होता है किसी माइक्रोब के साथ, तो तब बॉडी उसके अगेंस्ट अपना इन्फेक्शियस एजेंट के साथ एक्सपोजर के बाद अपना रिस्पॉन्स दे रही है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है, बाकी के इम्यून रिस्पॉन्सेस दे रही है, तो बॉडी खुद से एक्टिवली उसमें रिस्पॉन्स दे रही है। पैसिव इम्यूनिटी के केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें एक्सपोजर अभी उस होस्ट के साथ नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उससे पहले ही उसको एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं और बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं जो प्री फॉर्म्ड हैं, जो पहले से बन चुकी हैं। लेकिन ये बनेंगी फिर कहाँ पे? किसी और होस्ट की बॉडी में बनेंगी और वहाँ से फिर इन्हें किसी दूसरे होस्ट में लगाया जाएगा जो कि उस आने वाले माइक्रोब के साथ जो है जब एक्सपोज होगा तो ऑलरेडी उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होंगी और वो रेजिस्टेंस शो करेगा। बहुत से ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्री फॉर्म करके किसी भी होस्ट में एडमिनिस्टर की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्थीरिया है या टेटनस है या बॉचुलिनम है, इसके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडीज़ बना के लगा दी जाएंगी किसी भी होस्ट में। तो उसमें होगा क्या कि जैसे ही ये माइक्रोब आके उस बॉडी को अफेक्ट करेंगे तो इनकी जो प्रोड्यूस्ड टॉक्सिन है उसके अगेंस्ट ऑलरेडी चूँकि बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी हुई होस्ट में मौजूद हैं, सो वो तेज़ी से इसके अगेंस्ट एंटी टॉक्सिन बना देंगी और इन माइक्रोब्स का जो टॉक्सिन का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और इस वजह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसी तरह से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ की कुछ वायरसेस के अगेंस्ट भी लगाई जाती हैं, जैसा रेबीज़ का वायरस है, हेपेटाइटिस ए का वायरस है या हेपेटाइटिस बी का वायरस है। इसमें क्या करते हैं कि पहले से एंटीबॉडीज़ बनाकर होस्ट में इंजेक्ट की जा सकती हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे रेबीज़ का वायरस है,
इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि अगर डॉग बाइट हो जाता है या कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड एनिमल है जो बाइट कर ले, तो उस वक्त वैक्सीनेशन करवाई जाए। और उसके लिए हमेशा टाइम लिमिट दी जाती है ना, मतलब अगर डॉग बाइट है तो हम ये कहते हैं जी विद इन सो एंड सो मैनी आवर्स इसका इंजेक्शन लगवा लीजिए। उसकी रीज़न ये होती है कि जो वायरस की मल्टीप्लिकेशन है उसको रोकना होता है। जो वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इंक्यूबेट करता है, इसमें ये टाइम लेता है। वो जो उसका इंक्यूबेशन टाइम है, उस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही हम इसको कोई बनी हुई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी अगर दे देंगे तो वायरस की मल्टीप्लिकेशन लिमिटाइज हो जाएगी और वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा और अल्टीमेटली अपना इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकेगा। इसलिए जैसे रेबीज़ के केस में टाइम की लिमिट है कि विद इन सो एंड सो मैनी आवर्स आप इंजेक्शन लगवा लीजिए तो आप बच सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई अगर रेबीज़ एक दफ़ा डेवलप हो गया है बंदे के अंदर कि उसमें डॉग बाइट है और उसके साथ जो है अगर रेबीज़ का वायरस आ गया और उसने मल्टीप्लाई कर लिया बॉडी के अंदर और डेवलप कर गया और उसके साइन एंड सिम्टम अपेयर हो गए उस बंदे में, फिर उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप उस टाइम पे वैक्सीनेशन करेंगे और उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वायरस ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका होगा और वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड को क्रॉस कर चुका है, अब वो तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। सो इसलिए पैसिव इम्यूनिटी के केस में हम ड्यूरिंग इंक्यूबेशन टाइम ही समटाइम जो है ये सजेस्ट किया जाता है कि उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी जाएं। दूसरा जो नेचुरल तरीका है पैसिव इम्यूनिटी का, उसमें जैसे आईजीजी है। आईजीजी जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन है जी टाइप की। मदर जब किसी भी प्रेग्नेंट मदर में फीटस को ये आईजीजीज प्लेसेंटा के थ्रू पास कर दी जाती हैं। ये आईजीजी जो मैटरनल बॉडी के अंदर बन रही है ये एक्चुअली उस चूँकि हमने ये शुरू में बात की कि पैसिव इम्यूनिटी वो है जिसमें एंटीबॉडी हम प्री फॉर्म दे रहे हैं और उस होस्ट की बॉडी के अंदर ये नहीं बन रही, ये प्री फॉर्म्ड है इन एन अदर होस्ट बॉडी। तो यहाँ पे जो मदर है उसकी बॉडी में प्री फॉर्म होगी एंटीबॉडी जो कि आईजीजी है और उसको फीटस के पास पहुँचा दिया जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीटस की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईजीजी वहाँ पे एक्टिव होगी। इसी तरह से मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मदर मिल्क जो है उसके साथ भी एंटीबॉडीज़ उसमें भी पास थ्रू करती हैं। यही रीज़न है कि कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी न्यूट्रिशियस और वो बहुत ही हेल्पफुल है इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए बेबीज़ में। उसकी रीज़न ये है कि जो बेबीज़ हैं वो उनका अपना इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता क्योंकि वो बहुत से इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ अभी एक्सपोज नहीं हुए होते और इनिशियल 2 ईयर्स में इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक होता है बेबीज़ का। और उस केस में जो मैटरनल बॉडी है, अगेन यहाँ हम आईजीए की मिसाल ले रहे हैं तो ये भी बॉडी ऑफ मदर में ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं और वहाँ से इसको न्यूबॉर्न में थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पास थ्रू कर दिया जाता है और उसमें जो ह्यूमन बेबी है उसके अंदर ज़ाहिर है कि रेजिस्टेंस आ सकती है और ज़्यादा वो बेहतर तरीके से इन्फेक्शन से बच सकता है, उसका इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग होगा। अब जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि जब आप एंटीबॉडीज़ को पहले ही मैन्युफैक्चर कर लेंगे, पहले से ही प्री फॉर्म्ड हैं वो, तो उसमें आप लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का अगर किसी होस्ट का इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोजर होता है, हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो कि इतनी लार्ज अमाउंट में वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ही ना कर सक रहा हो, वो उसके साथ इतने स्ट्रांगली कोप अप ना कर सके या उसका इम्यून सिस्टम डिलेड हो। तो ये बड़ी प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी होती है इसमें। इस तरह की पैसिव इम्यूनाइजेशन के केस में आप पहले से ही प्री फॉर्म करके एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं और लार्ज अमाउंट में दे रहे हैं, तो इस वजह से ये बड़ा अच्छा काम करेंगी और बड़ी जल्दी इन्फेक्शन से बचाएंगी। लेकिन चूँकि एंटीबॉडीज़ हैं, बड़ा फ्रेजाइल मॉलिक्यूल है, बहुत ही इसकी कम लाइफ होती है, तो ये जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती है इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है।
अब फॉर एग्जांपल हमने बात की थी एक्टिव इम्यूनिटी में कि एक्सपोजर हो गया और उसके बाद आपकी बॉडी जो है फॉर लॉन्ग रन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे सकती है, जब तक कि वो एंटीबॉडीज़ बनाती रहेगी, जब तक कि इन्फेक्शन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। लेकिन पैसिव के केस में चूँकि प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, उनकी लाइफ स्पैन तो शॉर्ट है। सो अब ये नहीं होगा कि क्योंकि बॉडी ख़ुद नहीं ना बना रही, वो बनी हुई दी हैं आपने और उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो बहुत लंबे अरसे तक इससे कारामद नहीं हो सकती है पैसिव इम्यूनिटी। फिर इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जैसे हमने बात की कि ये किसी और होस्ट के अंदर बनाई जा रही हैं, तो समटाइम्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोई और किसी और स्पीशी का एनिमल भी ले लेते हैं समटाइम की, ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में बने। जैसे हमने बात की कि ये रेबीज़ की जो वैक्सीन आती है, पहले रेबीज़ की वो वैक्सीन लगाई जाती थी जिसके अंदर जो शीप के ब्रेन में उसको रेयर किया जाता था, वहाँ से आइसोलेशन होती थी एंटीबॉडीज़ की। अब जो शीप की ब्रेन सेल्स हैं वो भी साथ में आते थे, और जब उसे बहुत अच्छे से प्योरीफाई नहीं अगर हो पाती थी, तो अगर आप एक ह्यूमन बीइंग को साथ में तो वैक्सीन दे रहे हैं, प्लस उसमें किसी और स्पीशीज़ के सेल भी आ रहे हैं, उसके ब्रेन के सेल्स हैं या व्हाटएवर, तो उसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, उसके अगेंस्ट जो है बॉडी रिस्पॉन्स देती है। उसकी रीज़न क्या है कि वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो तो आपने दी उस वायरस के अगेंस्ट बना के जिससे आप जान छुड़वाना चाह रहे हैं, सो वो तो उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, लेकिन जो दूसरी किसी स्पीशीज़ के सेल हैं उसके अगेंस्ट बॉडी जो है उन्हें तो फॉरेन पार्टिकल के तौर पे ही लेगी ना, और अगर उन्हें फॉरेन पार्टिकल के तौर पे लेगी तो यकीनन उसके अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एलिसिट होगा, और वो एक्चुअली जिसे हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं या जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं कि आपकी बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देगी उन सेल्स को फ़ौरन देखते हुए जो कि किसी और स्पीशीज़ के सेल हो सकते हैं और जो कि इस वैक्सीनेशन में साथ में इंजेक्ट कर दिए जाएं। सो बॉडी जो है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी, और फिर वो दैट डिपेंड्स ऑन होस्ट जिसमें आप इंजेक्ट कर रहे हैं कि वो कितना हाइपर सेंसिटिव है और वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है उन दूसरे सेल्स या उन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो कि किसी और स्पीशीज़ से उसके अंदर हम अलॉन्ग दीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंजेक्ट कर रहे हैं। एक तीसरी तरह की टर्म हम यूज़ करते हैं पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब इसके अंदर आप कर क्या रहे हैं कि आप दोनों तरीके यूज़ कर रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी का भी तरीका और एक्टिव इम्यूनिटी का भी। आप क्या करेंगे कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज़म को दे दी जाएंगी, ठीक है, और उसमें होगा क्या कि जब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाएगी तो यकीनन वो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्शन देगी। और दूसरा इसमें वैक्सीन दी जाती है ताकि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हो सके। अब इसमें ऐसी प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं जो डिफरेंट जगहों पे इंजेक्ट की जाएं बॉडी के अंदर। इसकी साइट जो है वो डिफरेंट होती है बॉडी में। उसके रीज़न क्या है? क्योंकि आपने एक तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दे दी, अब वो तो बिल्कुल रेडी एंटीबॉडीज़ हैं, और दूसरा आप वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन के अंदर आप कोई ना कोई इम्यूनोजन दे रहे हैं, इसलिए कि जो इम्यूनोजेंस हैं वो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करें। मतलब जो आपने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दी, दिस इज़ व्हाट यू डू इन द पैसिव इम्यूनिटी केस। और जो आप एक्टिव इम्यूनिटी का विंग है उसमें हम क्या करते हैं कि हम इम्यूनोजन देते हैं, कोई एंटीजन देते हैं या कोई अटेनुएटेड कोई भी माइक्रोब देते हैं। तो आपने वैक्सीन की फॉर्म में यहाँ इम्यूनोजन दे दिया है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ आपने अगर एक ही जगह पे एक ही साइट पे इंजेक्ट कर दिया जाए, उन एंटीबॉडीज़ को भी जो प्री फॉर्म्ड हैं और उस इम्यूनोजन को भी जो वैक्सीन में है, तो होगा क्या कि यही एंटीबॉडीज़ इसी इम्यूनोजन को न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो ये एंटीबॉडीज़ तो वहाँ कंज्यूम हो जाएंगी इस इम्यूनोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अल्टीमेटली जब ये इम्यूनोजन आपकी बॉडी में पहुँचेगा और एक्टिव नहीं होगा तो एक्टिव इम्यूनिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ही इम्यूनोजन जो है ये न्यूट्रलाइज हो चुका होगा ड्यू टू दोज एंटीबॉडीज़ विच आर प्री फॉर्म्ड एंड यू आर इंटेंशनली इंजेक्टिंग इन द बॉडी, इसलिए कि पैसिव इम्यूनिटी दी जा सके। सो इसको रोकना होता है, ये ना हो कि ये इकट्ठे एक साइड पे आप इंजेक्ट नहीं कर सकते,
कि वहीं मौजूद एंटीबॉडीज़, वहीं मौजूद इम्यूनोजन को जो है वो न्यूट्रलाइज ना कर दें। जैसे टेटनस है या रेबीज़ है या हेपेटाइटिस बी है, ऐसे केसेस में ये प्रिवेंशन का एक तरीका है कि पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी दी जाती है। इसकी साइट को डिफरेंट रखा जाता है। एक जगह पे आप एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं जो कि प्री फॉर्म्ड होती हैं और वो बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, आप क्या करते हैं कि इम्यूनोजन दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन और उन्हें डिफरेंट साइट पर रखते हुए एक दूसरे की न्यूट्रलाइजेशन से भी बचा लेते हैं और बॉडी ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट किस्म का ताकि रिस्पॉन्स दे के किसी इन्फेक्शियस एजेंट से निजात पा सके। थैंक यू।